अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा, एक जो मौसम चेंजिंग का एक होता है ना, गला खराब एंड ऑल दैट, मुझे हो अब गया। ठीक है ना, नहीं मुझे हो गया है, हर मैं बता रही हूँ। इस मौसम में होता ही है, तो हमारे यहाँ क्यों हो रहा है, हम कराची में बैठे ये हैं। एक दो रोज भी गुजर जाएंगे बर्दाश्त करने, लेकिन जब जुकाम शुरू होता है ना और अटैक पीक पर होता है, गला एंड रात को सो नहीं पाते आप ठीक से। सो वो क्योंकि सांसें नहीं आ रहा होता ठीक से। भाई टॉकिंग ऑफ मौसम, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों, मुख्तलिफ इलाकों, लाहौर समेत रात 3 बजे 4 बजे कहीं बारिश शुरू हुई और फिर काफ़ी देर तक ये मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा है। पिछली बारिश के बाद भी ऐसा लग रहा था कि ज़रा ठंड आ जाएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा आई नहीं। लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि आ ही जाएगी। बिल्कुल, बिकॉज आई वाज टॉकिंग टू माय फैमिली एंड दे सेड कि एसी तो खैर बिल्कुल ही बंद हो चुके हैं और पंखे भी कभी कभार ज़रूरत होती है दोपहर में, अदरवाइज यू डोंट नीड इट। एंड ऑफ कोर्स वी आर इन द मिडल ऑफ अक्टूबर, तो अब तो मौसम बिल्कुल ही बदल जाना चाहिए। हाँ, तो बाज़ साल ऐसे होते हैं। मुझे इसलिए याद है, मेरी शादी हुई थी अक्टूबर के बिल्कुल आखिरी हफ्ते में लाहौर में ही, और बिल्कुल ठंड नहीं थी। वी वर देयर, यस, एंड बिल्कुल ठंड नहीं थी। सो इसलिए मुझे लगता है कि शायद अब लाहौर में भी, गिरदोनमा में भी ठंड देर से आती है, लेकिन शायद वो वाहिद ही साल था जब देर से आई। वो आपकी शादी हो रही थी ना, तो चीज़ें हिली हुई थी मेरा ख्याल है। लेकिन अब जरा मौसम तब्दील होना शुरू हो गया है। अच्छा, एक चीज़ और, आई वाज एंटिसिपेटिंग कि हमारी भी कुछ सालों से कराची में भी अच्छी ठंड आ जाती है फॉर अ फ्यू वीक्स और अ मंथ और टू। तो मुझे लग रहा था इस साल शायद इसलिए ना आए क्योंकि इस साल हमारे पास बारिशें भी वो वाली नहीं हुई जो पिछले एक दो सालों से हो रही थी। यू नेवर नो। सो आप अपने शहर का मौसम जरूर पता है किस तरह बताइएगा। पंखा चल रहा है या बंद हो गया, एसी चल रहा है या बंद हो गया, ये लिख के बताइएगा और शहर का आगे नाम लिख दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @JioPakistanTV। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान टीम के लिए कुछ कहना चाहें तो वो भी हमें बता सकते हैं। हम आप कोशिश करेंगे आज आपका नाम लेकर आपको कमेंट शामिल करें, क्योंकि हमारा आराम का सिलसिला खत्म हो गया। एज ए नॉट हमारा, बट हमारी टीम का आराम का सिलसिला खत्म हो गया है। थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह किया जिम में, और आज से बाज़ाब्ता ग्राउंड में बेंगलुरु में हमारी टीम मौजूद है। अगला मुकाबला है हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो बड़ी तगड़ी टीम है। ये बेंगलुरु और बैंगलोर एक ही जगह, एक ही है। अच्छा, ओके, तो यहाँ जी 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया का सामना करना है पाकिस्तान ने, और कल बेंगलुरु में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मुकम्मल आराम किया, बड़े चिल में थे, और खिलाड़ियों ने होटल में ही हल्की फुल्की जो है जिम ट्रेनिंग, आपको पता है अपने आप को फिटनेस के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, तो उन्होंने जिम में ही ट्रेनिंग कर ली। कौमी टीम जो है वो आज से चना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में ट्रेनिंग का आगाज़ करेगी। सो दैट इज़ गुड। आज से बाकायदगी से होगा और 3 दिन में मैच है। So today is 17th and 20th को मैच है। बिल्कुल, तो हमारे लिए अच्छा टाइम है कुछ ट्राई आउट करने के लिए भी। हमारा स्पिन अटैक आपको पता ही है शदीद मुतासर है, इट इज़ नॉट वर्किंग आउट। सो शादाब और नवाज़ में से कौन प्लेइंग 11 में जगह बना पाएगा, इस सवाल का जवाब भी इन्हीं दिनों में हम तलाश कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी को कोई निगल है, कोई इशू है, कोई इंजरी है, कोई अनफिट है, कोई फॉर्म में नहीं है, तो वो भी अपने मसले का हल तलाश कर सकता है या टीम को बता सकता है। योर सॉक्स वाली बात है एवरीबडी, बिकॉज हर किसी का कोई ना कोई मसला हमने पिछले मैचेस में देखा है। तो अब दैट टाइम इज़ ओवर। अगर थोड़ी सी टेंशन थी कि इंडिया और पाकिस्तान का बहुत बड़ा मैच होता है, चलो वो भी हो गया, ख़त्म हो गया। अब आगे वी नीड टू डू वेल, इनफैक्ट वी नीड टू विन। हाँ, वी डू नीड टू विन। और वैसे थोड़ी कंट्रोवर्सी भी वैसे तो हर इंटरनेशनल इवेंट के साथ जुड़ी जाती हैं, लेकिन हमारे जो डायरेक्टर क्रिकेट का बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि इट डजंट लुक लाइक एन आईसीसी इवेंट, जो बीसीसीआई का इवेंट ज़्यादा लग रहा है, उसका जायज़ा लेने का फैसला किया आईसीसी ने। अच्छा, हाँ किया, हाँ उसका जायज़ा लेने का फैसला किया आईसीसी ने। और साथ ही इंग्लैंड की टीम की तरफ से वैसे तो वो बुरी तरह हारे हैं, और एक मुझे लगता है कि वो ज़्यादा एंटरटेनिंग मैच था एज कम्पेयर टू इंडिया पाकिस्तान। एटलीस्ट हमारे लिए तो था ही, मैच तो पड़ा हुआ था ना, यहाँ तो कोई मैच ही नहीं था। सो इंग्लैंड की टीम ने कुछ पिच की शिकायत की है, उसका भी प्रॉब्ली जायजा लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा। पाकिस्तान डायरेक्टर का ये कहना कि ऑब्वियसली इट लुक लाइक 100% इट लुक लाइक अ बीसीसीआई इवेंट। हैविंग सेड दैट, हमारी परफॉर्मेंस उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो इवेंट कोई भी हो, बेशक इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि क्या था क्या नहीं था, हमारी परफॉर्मेंस वाज अच्छा। इसी पे जरा हम बात कर लेते हैं। और हमारे साथी अतीकुर रहमान जो है ना, कल मैं देख रहा था कि बड़ा पाव खा रहे थे और इडली और डोसा खा रहे थे। इंडिया में है ना एक्चुअली, हाँ बेंगलोर में सारे। सो अतीक बिरयानी हुई पुरानी, लिटरली वो। अच्छा, वो बाय द वे एक हमने पैकेज बनाया हुआ है, वो बाद में बताएंगे जो वहाँ खाबे चल रहे हैं। हाँ, सो वो हम ज़रूर पूछ लेंगे। लेकिन अदरवाइज मौसम कैसा है, हमारे लड़के क्या करते रहे, आज से बाकायदा इन ग्राउंड प्रैक्टिस शुरू होगी, क्या खबरें हैं कैंप से?
जी अब्दुल्ला, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कल तो होटल में ही गुजारा, अलबत्ता रात में पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक डिनर के लिए गई थी कि थोड़ा सा अपने टीम को उस माहौल से निकालें जिसमें पूरी फॉर्म की है, और टीम भी डेफिनेटली जो है वो थोड़ी एक्सक्लूसिव थी। लेकिन कल डिनर पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम गई, वहाँ थोड़ा सा उन्होंने एंजॉय भी किया, अपने आप को रिलैक्स किया। अब आज से जिस तरह आपने कहा ट्रेनिंग का आगाज होगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो शाम 6 बजे से 9 बजे तक जो है चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो है प्रैक्टिस शुरू करेगी। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो कमबैक किया है उन्होंने, और कल जिस तरह उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट एक बड़ी कामयाबी की है, तो ये भी हमें अपने जहन में रखना होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 मैच हारने के बाद कल मैच जीती है। तो बड़ी टीम जो होती है एक बड़े जहाज की तरह होती है, थोड़ा टेक ऑफ होने में टाइम देती है। तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टेक ऑफ जो है वो शुरू कर दिया है। लेकिन अच्छा अदीक सॉरी, लेकिन हम आपकी अटेंशन वापस हमारे साथ जो विजुअल्स चल रहे हैं ना कि कल रात को टीम खाने शाने खा रही है, फिर भी रही है, उस पर हम आपकी अटेंशन वापस लाना चाहते हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि जब पाकिस्तान टीम किसी शहर में पहुंचती है, अब ये तीसरा शहर हो गया, आर दे अलाउड टू गो आउट ऑफ द होटल? कहीं ये और भी जा सकते हैं या फिर ये प्रेफर करते हैं कि सारे साथ रहें और होटल में ही रहें? देखें, दीगर टीमों की निस्बत पाकिस्तान टीम को कुछ ज्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी दी गई है। वो सबको मालूम है कि यहाँ पर क्या मामलात हैं, तो पाकिस्तान टीम की सिक्योरिटी जरा टाइट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्फ्यू है पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी कहीं जा नहीं सकते। हाँ, सिक्योरिटी के इल्म में लाने के बाद, कई प्लान करने के बाद पाकिस्तान की टीम जाती है और जाती रही है। हैदराबाद में भी गई, और यहाँ हमने देखा तो ये कल होटल का ही नीचे रेस्टोरेंट था, दे वेंट समवेयर एल्स, और ये बड़ा जबरदस्त बारबेक्यू है। मुझे तो मटन चॉप्स और चिकन टिक्का भी नजर आ रहा है। हम स्पेकुलेट ही करते रहेंगे कि खा क्या रहे थे। देखिए वहाँ पर उनके ये टीम होटल नहीं है, ये बाकायदा टीम जो है। चले कोई नहीं, अतीक से हम दोबारा राब्ता करते हैं। बट एवरीबडी इज ड्रेस्ड अप सो नाइसली, बट एवरीबडी आल्सो लुक्स वेरी रिलैक्स्ड, वेरी चिल्ड, एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि टीम तो है ही इधर, लेकिन क्या टीम के अलावा भी वहाँ के और भी लोग बैठे हुए हैं कि नहीं? अब मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो रेस्टोरेंट में पाकिस्तानी टीम मौजूद है तो सिर्फ हमारी ही टीम मौजूद है और शायद कोई नहीं अलाउड है। अतीक, आप हमें ज़रा कंफर्म कर सकते हैं? सो हम बात कर रहे थे कि ये होटल से बाहर किसी और जगह रेस्टोरेंट में गए हैं जहाँ पर ज़बरदस्त बारबेक्यू चल रहा है। अभी तो ये होटल रेस्टोरेंट नहीं है, होटल से दूसरी जगह। अच्छा चलें, अतीक से भी वो फ्रीज हो रहा है बार बार हमारा उनके साथ रब्ता, तो दोबारा उनसे कनेक्ट करेंगे। अब्दुल्ला, यू आर राइट, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि व्हेन दे वर ईटिंग तो एक कॉर्डन ऑफ किया हुआ था एरिया, यही थे, और कोई रेस्टोरेंट इज ऑलमोस्ट लाइक खाने शाने हमें अच्छे नजर आ रहे हैं, और बड़ी तैयारी भी जबरदस्त है रेस्टोरेंट वालों की। जाहिर है क्यों ना हो, पाकिस्तान टीम आ रही है, या फिर दूसरी तरफ पीछे की तरफ। नहीं, दिस इज नॉट द होटल, दिस इज व्हाट अतीक इज टेलिंग अस, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क के वो कह रहे नहीं होटल में एक होता है ना नीचे जो रेस्टोरेंट बना होता है उसी में आप चले जाते हैं, लेकिन नहीं। अच्छा, खाने जो है ना, ट्रैवल करके गए हैं। मेरा ख्याल है द कंफर्ट ऑफ ट्रैवलिंग टू इंडिया फॉर अ मैच और फॉर व्हाटएवर इज कि खाने में आपको इतना टेंशन नहीं होती, बिकॉज़ खाने हमारे काफी सिमिलर हैं। सवाल नहीं करेंगे, आप वहीं से सिलसिला शुरू करें क्योंकि बीच में फिर आपकी आवाज चली जाती है। ये पाकिस्तान टीम का होटल नहीं है, अलहदा ट्रैवल करके पाकिस्तान टीम के तमाम खिलाड़ी एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में गए थे। हाँ, उसका एक पोर्शन जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए थोड़ा सा मखसूस कर दिया गया था। ऐसा नहीं था कि उस होटल में कोई और इंडियंस नहीं आ सकते या और जो है वहाँ पे नहीं बैठ सकते। एक छोटा सा पोर्शन था वो अलग कर दिया। और जहाँ तक आपने डिशेस की बात की, तो बेंगलुरु की खास डिशेस जो थी, डोसा, इडली, बड़ा, सांभर जो है, ये भी वहाँ पर मौजूद थे। और कबाब यहाँ पे थे, मटन चॉप यहाँ पर, मीठे में बहुत अच्छा यहाँ पे फ्लेवर था सारा सब कुछ। तो खिलाड़ियों ने खासा एंजॉय किया, और मेरे ख्याल से अब एंजॉय का वक्त खत्म हो गया, अब तैयारी का वक्त आज से शुरू हो गया। तो अब देखते हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब आज जाएगी। शादाब इन द विजुअल, वैसे क्या वो उदास हैं और घर बैठे हुए हैं, या वो वैसे ही उनकी फुटेज नहीं बनी? क्या है अपडेट? हम कुछ तब्दीली लाने लगे हैं एज फार एज शादाब एंड नवाज़ परफॉर्मेंस इज कंसर्न्ड, क्योंकि जाहिर है हमने देख लिया है नहीं परफॉर्म कर पा रहे ये लोग।
देखिए शादाब को आप प्लेइंग 11 से तो ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी पार्टी से नहीं कर सकते ड्रॉप। शादाब थे वहां पर और मुझे लग रहा है वो कैमरे से बच रहे होंगे क्योंकि परफॉर्म भी अच्छा नहीं कर रहे, तो क्या दिखाएं कि मैं तिक्के भी उड़ा रहा हूं और खा भी रहा हूं और फिर भी रहा हूं। मतलब टेंशन होती है, बड़ा प्रेशर है। इट्स ओके जी, बताएं। वही है, नजर आ गए मुझे बीच में कहीं आ गए ना। हाँ तो उसामा मीर और फखर जमान की, उसामा मीर को तो खैर बुखार था और फखर जमान की जो अच्छा, उसामा मीर को बुखार था, उनको भी वही मौसम चेंजिंग जो है ना वो हुआ है, आई एम श्योर, क्योंकि मौसम तो हर जगह ही बदल रहा है, तो वो भी शायद बीमार हो। लेकिन टीम सिलेक्शन क्या होगी, क्या चेंजेस हो सकते हैं, उस पर अभी हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँची थी। वी आर ट्राइंग टू गेट इन टच विद ऑडियो कनेक्ट करते हैं। दूसरा ये कि आज से जी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। हो गए खाबे शाबे, बड़ा एंजॉय उन्होंने कर लिया। ऑब्वियसली जब हर एक डिफरेंट शहर में जा रहे हैं, पहले हैदराबाद से स्टार्ट हुई बात, अहमदाबाद गए, अब बेंगलुरु में है, तो दे आर गोइंग टू ट्राई आउट न्यू थिंग्स, न्यू डिशेस, एनवायरनमेंट भी बदल जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस भी जैसे कहते हैं ना बेहतर ही हो रही है, पॉइंट्स टेबल पे ऊपर आ रही है, तो हमारे लिए एक टफ मैच हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद तो है हमें। अब एक हार के बाद ये थोड़ी है कि हम अल्लाह ना करे सारे मैच हारते रहेंगे, हम जीतेंगे, ये जीतेंगे ऑस्ट्रेलिया वाला मैच। और हमारे पास कुछ टाइम भी है, 1-2 रोज़ का, चीज़ें अपनी सेटल करने के लिए, मैनेज करने के लिए। सो ये सारा कुछ मतलब ये एक बड़ी व्हेन यू आर अ प्लेयर, जो इस स्टैचर के जो लोग हैं जो क्रिकेट नेशनल टीम में हैं, तो ये भी एक सीखना पड़ता है हाउ टू गेट ओवर अ डिफीट वेरी क्विकली, नॉट मल ओवर इट एंड मूव ऑन, बिकॉज अगला मैच भी अगर पिछले वाली की डिफीट का ही सारा दुख और रौला लेके आगे जाएंगे तो अगले में भी यू आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म वेल। तो ये भी बड़ी एक कमाल की बात है, और ये नेचुरली इस लेवल पे जब आप पहुंच जाते हैं नेशनल टीम में, तो एक इट्स अ क्वालिटी। बाबर को सर्टनली आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना भी पड़ेगा, और पूरी कौम की नज़रें भी हैं, एक प्रेशर नेचुरली भी होता है, ड्यू और अनड्यू कह लें या जो भी कह लें आप, उससे एक प्रेशर तो है। सो सबकी नज़रें भी हैं, लेकिन उम्मीद हम कर सकते हैं। भाई ये मुझे गर्मी लग रही है, ज़रा आपने एसी बंद कराया? नहीं बिल्कुल, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। हम तो ज़रा दोबारा से अतीक को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लगता है वो भी कुछ खाने पीने चले गए क्योंकि हम इतनी बातें कर रहे थे। तो बट वी विल ट्राई टू कनेक्ट विद हिम अगेन। इन द मीन टाइम कुछ प्रैक्टिस शॉट्स आपको दिखा रहे हैं, बट नॉट ये पहले के शॉट्स हैं। वैसे तो हम आपको बता चुके हैं कि बेंगलुरु पहुंच के आज प्रैक्टिस करेंगे। ये जो हम आपको शॉट्स दिखा रहे हैं ये ऑफ कोर्स पिछले हैं, पिछले मैच से पहले के। सो आज से ग्राउंड में प्रैक्टिस का सिलसिला शुरू होगा, बस हो गया ना, आगे बढ़ते हैं हम भी। अच्छा, बाय द वे हम लोग ये शाहीन शाह अफरीदी को देख रहे हैं, तो इनको भी ही ऑल्सो हैज़ टू डू मच बेटर लाइक वी आर यूज्ड टू, हम अब इन्होंने अब हमें आदत डाल दी है ना कि हाउ दे प्ले। इफ़ दे डोंट प्ले अप टू दैट लेवल और मार्क, तो फिर हमें भी इशू होना स्टार्ट हो जाता है कि भाई हमें पता है कि दैट प्ले मच बेटर देन दिस। सर पे भाई इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो कौम ने सर पे बिठाया है ना। मुझे ये वाला आर्गुमेंट भी समझ नहीं आता, सर पे चढ़ा लिया, ये कर लिया। क्यों ना चढ़ाए, जब ये अच्छा खेलते हैं तो क्या कमाल करते हैं। कोई कैसे किसी को सर पे चढ़ाएगा? अगर कोई परफॉर्म नहीं करेगा, कोई नहीं जीतेगा, या कोई वर्ल्ड क्लास बैट्समैन या बॉलर नहीं होगा, तो फिर क्यों कोई सर पे चढ़ाएगा? इन्होंने परफॉर्म किया, हमारा दिल खुश किया, इसीलिए हमने इन्हें सर आंखों पर बिठाया। और एब्सोल्युटली तो उसका क्या है भाई, ये क्यों कर लिया, ये क्यों कर लिया, क्यों ना करें भाई, हमारे बॉयज हैं, हमारे हीरोज हैं। और फिर जिसको अतीक हमारे साथ हैं आप जी, अतीक कंटिन्यू करें। अब हम आपसे कुछ नहीं पूछे, खुद ही बताएं क्या क्या हो रहा है प्रैक्टिस का, खास तौर पे प्रैक्टिस का। तो आज शाम में प्रैक्टिस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जना स्वामी के अंदर, और वहाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है इसका मुआयना भी करेगी और देखेगी कि यहाँ पे किस तरीके से हम चेंजिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या क्या होनी चाहिए यहाँ पे चेंजिंग। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज चना स्वामी स्टेडियम जाएगी, प्रैक्टिस करेगी और अपने आप को उस सख्त के माहौल से निकालेगी और अपने आप को तैयार करेगी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक बड़ी फतह के लिए। यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए फतह बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और आज बस पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस है और तो कुछ खास। अतीक, किसी चेंज का अभी बताया जा रहा है या अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट द चेंज इन द प्लेइंग 11?
अब्दुल्ला, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हुई है। किसी को ये कहा है कि फखर जमान इंजरी से जो है वापस आ गए, उनकी थोड़ी इंजरी, और उसामा अमीर जो है वो बुखार में थे, वो वापस आ गए हैं, मतलब कि वो फिट हो गए, अवेलेबल होंगे। अब जब तक हम पिच नहीं देखेंगे, ग्राउंड का मायने नहीं करेंगे और मीटिंग्स नहीं होगी, टीम मीटिंग प्रैक्टिस के अंदर हम देखेंगे रिदम के अंदर उसामा कितना फिट है और फखर जमान कितना है, तो उसके बाद भी फील्डिंग हो सकती है। लेकिन उसामा मीर की एंट्री हो सकती है, लेकिन उससे सबसे बड़ा सवाल जो अब्दुल्ला सबसे पहले आपने किया था, वो बहुत बड़ा सवाल है कि वो नवाज की जगह आएंगे, शदाब की जगह आएंगे। अगर शदाब की जगह आते हैं तो फिर वो सवाली निशान खड़ा हो जाता है कि आप अपने वाइस कैप्टन को जो है दिखा रहे हैं और उसकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन। जब टीम इंतखाब हो रहा था तो यही बात हो रही थी कि शाहिन शाह को वाइस कैप्टन इसीलिए बनाया जाए कि शाहिन शाह और बाबर अगर ये दोनों फिट हैं तो ये प्लेइंग 11। हाँ, दिस इज़ अ वैलिड पॉइंट एज वेल, और ये बात अब से नहीं बहुत पहले से की जा रही थी, बिकॉज शादाब हैज़ नॉट बीन एबल टू परफॉर्म फॉर क्वाइट अ वाइल नाउ। और ये बात तब भी की जा रही थी कि वाइस कप्तान को कैसे कर बिठा दें। अब भाई वाइस कप्तान है ही और परफॉर्म नहीं कर रहा, और वर्ल्ड कप है तो हम क्या इसलिए सिर्फ रखे रहें क्योंकि वाइस कप्तान है, वाइस कैप्टन है। That in itself needs to be revisited के Thank you. who should be vice captain। खैर anyway, अच्छा बहुत कुछ पता चल जाएगा। सिग्नल ड्रॉप हो गया, अब हम आगे बढ़ेंगे। I know, पता नहीं क्या मतलब, मे बी इंडिया में सिग्नल्स ऑफ है, हमारे यहाँ तो ठीक ही चल रहे हैं। अच्छा तो आज प्रैक्टिस होगी, अगले 2-3 दिनों में पता चल जाएगा कि who's playing, who is not। We have to move on। अच्छा, आज एक अहम दिन है, 17 अक्टूबर को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन मनाया जाता है। हम तो मेरा ख्याल है कि हर रोज भी मना सकते हैं इसको। दिन मनाया जा रहा है, गुर्बत वैसे वही है। In fact, if anything, it's worse। मनाने का मकसद पूरी दुनिया बिलखुसूस तरक्की पजीर मुल्कों से गुर्बत का खात्मा और आलमी बरादरी में गुर्बत के ख़िलाफ़ मुश्तरका कोशिशों के हवाले से आगाही पैदा करना है। आलमी बरादरी में और किस किस चीज़ की आगाही पैदा करें। अब गज़ा की सूरत हाल देख लें, एक तो ऊपर से बम बरस रहे हैं और वहाँ जो हालत है लोगों की बहुत बुरी हालत है, बहुत मुश्किल थी। डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सो गुर्बत का भी एक अलग ही लेवल था और है वहाँ पे। पाकिस्तान आपको बता दें कि दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ तेज़ी से गुर्बत बढ़ रही है, और पिछले 1 साल में तो इन्फ्लेशन की वजह से देख ही लिया है कि कितने लोग जो हैं पॉवर्टी लाइन के अंदर आ चुके हैं। अब पाकिस्तान में गुज़श्ता माली साल गुर्बत 39.4% तक पहुंच गई है। 39.4, अंदाज़ा करें। ख़राब माशी हालात की वजह से रवा साल मज़ीद 1.25 करोड़ अफराद गुर्बत के जाल में फंस गए हैं। तकरीबन 9.5 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि मुल्क में बेरोज़गारी की शरह 6.3% है। वैसे इससे बहुत ज़्यादा होगी इन रियल टर्म्स। आलमी बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर एक शख्स की यौमिया आमदनी 2.15 अमरीकी डॉलर यानी 595 रुपये हो तो वो गुर्बत की सफ़ में शुमार होता है, और अगर यौमिया आमदनी इससे कम हो तो इसे गरीब तरीन यानी गुर्बत की सतह से नीचे समझा जाएगा। गुर्बत के ख़ात्मे का आलमी दिन इस बात की याद दहानी कराता है कि गुर्बत का ख़ात्मा किसी एक हुकूमत का काम नहीं है, दुनिया को बाहमी ताउन से इसके ख़िलाफ़ मिलकर काम करना होगा। इट वॉज़ जस्ट अ रिमाइंडर। और अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आप पे डिपेंडेंट हैं, यानी कि आप उनके एम्प्लॉई हैं और वो आपके एम्प्लॉयर हैं और आप उनसे कोई भी काम लेते हैं, तो प्लीज़ मिनिमम वेजेस को जहन में रखा करें कि आज के ज़माने में अगर किसी शख्स ने कुछ भी करना है तो एटलीस्ट 30,000 रुपये महीना तो उसको फराहम किया ही जाए, तो बनता ही है। और थोड़ा सा जब आपकी एम्प्लॉयमेंट पे लोग हों जो लिटरली मिनिमम वेज में हैं, तो अपना एटीट्यूड भी ठीक करें, क्योंकि जब आप इंसान को पता हो ना कि मैं बिल्कुल वो सतह पे हूँ, द लोएस्ट ऑफ द लो, और यही है मेरे पास और मैंने इसी तरह ही कमाना है, तो एटलीस्ट कोई काइंडनेस, कोई नरम दिल शख्स हो, कुछ एम्प्लॉयर्स हों जो एटीट्यूड तो इतना अच्छा रख सके ना इन लोगों के साथ, बिकॉज और दे रियली डोंट हैव एनीथिंग एल्स। आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग, इन फैक्ट आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल, और वैसे भी हमें ये पता ही है कि सबसे मुश्किल चीज़ जो दुनिया में हो सकती है, मतलब बीमारियाँ बाकी सारी चीज़ें आप साइड पे कर दें, गुर्बत ही है। बिकॉज गरीब के पास चॉइसेस नहीं होती, देयर इज़ नो चॉइस। और जब इंसान के पास चॉइस ना हो कि मैं ये करूँ या वो करूँ या ये खाऊँ या ना खाऊँ, तो देन इट इज़ रियली द एंड। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? सो गुर्बत आई फील इज़ द वर्स्ट थिंग। मतलब अमीर बीमार हो जाता है तो एटलीस्ट उसके पास अपने आप को इलाज कराने के लिए पैसे तो होंगे ना, गरीब के पास तो कुछ भी नहीं होगा। सो बस हम ये टॉपिक इसी बात पे ख़त्म करेंगे कि जस्ट बी काइंड टू पीपल अराउंड, अपने इर्द गिर्द जितना हो सके लोगों की मदद करें और देखिएगा अल्लाह आपको कैसे नवाजता है। फिर
इसी वजह से, या अगर ये ना भी सोचेंगे तब भी अल्लाह ने आपको नवाजना है। जस्ट हेल्प पीपल आउट व्हेन एवर दे आर इन नीड और दे आस्क यू फॉर हेल्प। सोशल मीडिया पे आप देख भी रहे होंगे और देख के ना यकीन नहीं होता कि दुनिया में 2023 में अभी तक जंगें भी हो रही हैं और ये सब कुछ हो रहा है और दुनिया देख रही है, बर्दाश्त भी कर रही है। और दुनिया की सुपर पावर्स में से एक तो पर्टिकुलरली उसको इनकरेज कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो गजा पर इजराइल फौज की वहशियाना बमबारी 10 रोज से जारी है, बिल्कुल मतलब एक सेकंड का भी जिसको कहते हैं ना वो रुकते नहीं है। मजीद 254 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद हो गई है 2900, इसके करीब पहुंच गई है। 10,000 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। गजा से ऐसी खौफनाक तस्वीर सामने आ रही हैं जिसे देखकर दिल दहल जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। औरतें और बच्चे, बिल्कुल आपने सही कहा है। गजा के अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई है। जख्मियों को जमीन पर लटाकर मरहम पट्टी की जा रही है। उनकी अस्पतालों में अद्वियात और ईंधन की भी कमी है। डॉक्टर्स भी बड़े कम रह गए हैं। बाय द वे डॉक्टर्स के पूरे ख़ानदान भी आपको पता है इस बमबारी की ज़द में आ रहे हैं। बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों में से 1000 से ज़ायद बच्चे और 400 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं। गज़ा में पानी ख़त्म हो चुका है जिसकी वजह से महसूर और मज़लूम फ़लस्तीनियों के प्यास से मरने का ख़दशा भी पैदा हो गया है। इन दिस डे एंड एज हम ये बता रहे हैं दुनिया को, और दुनिया के कान पर जूं नहीं रेंग रही कि ये लोग प्यास से मर जाएंगे अगर कुछ ना किया गया, जबकि 10 लाख से ज़ायद लोग बेघर हो गए हैं। इसराइल के अज़ाइम यही बता रहे हैं कि वो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करना चाहता है। फ़लस्तीनी वज़ारत दाखिला ने दावा किया है कि 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी इसराइली बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे में अभी दबे हुए हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्हें निकाला भी नहीं किया, जिन्हें काउंट भी नहीं किया जा सका। एग्जैक्टली काउंट नहीं किया गया। तो लिहाजा जो हम आपको फिगर्स बता रहे हैं ना कि 2900 के करीब हो चुके हैं या 3000 हो गए हैं, ये अभी पता नहीं है किसी को कि अंदर दबा कौन कौन हुआ। इसराइली बमबारी के बाद गजा के 4 अस्पतालों में इलाज बंद हो चुका है, जबकि इसराइल मजीद 21 अस्पताल खाली करने का हुक्म दे गया है। वैसे भी ईंधन चलाने के लिए आई गेस 12 घंटे का अब ईंधन ऑलमोस्ट रह गया था, बाकी तो कुछ बचा है नहीं। हमास के हमले की मजम्मत कराने के लिए अमरीका की डिप्लोमेसी नाकाम हो गई है। अमरीका कोशिश के बावजूद सऊदी अरब और कतर से हमास के हमलों की मजम्मत कराने में नाकाम रहा है। अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पहले तो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन को मुलाकात के लिए घंटों इंतज़ार करवाया। एक्चुअली एक दिन शाम में होनी थी, अगले दिन सुबह जाकर मुलाकात हुई है और अगली सुबह मुलाकात तो की, लेकिन अमरीका पर फ़लस्तीनियों का कत्ल रुकवाने पर जोर दिया। कहा कि इसराइली हमलों में मासूम फ़लस्तीनी कत्ल हो रहे हैं। इसराइल को चाहिए कि गज़ा का मुहासरा ख़त्म करे। बिगड़ते हालात देख कर 1000 अमरीकी इसराइल छोड़ गए हैं। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की इसराइली वज़ीर दिफ़ा से मुलाकात हुई है। अमरीका इसराइल को अपने ताउन का यकीन मुसलसल दिला रहा है, लेकिन ईरान अब बरमला कह रहा है कि वो क्या कर सकता है। ईरानी सदर ने फ्रांसीसी हममनसब से रब्ता करके खबरदार कर दिया कि इसराइल ने अगर गज़ा पर ज़मीनी कार्रवाई की तो ईरान इसराइल के जंगी जराइम पर खामोश तमाशाई नहीं बना रहेगा, प्रॉबली फ़रीक बन सकता है इस जंग में। आइंदा चंद घंटों में कोई भी ऐसा इक़दाम किया जा सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने साफ कह दिया है कि जंग फैली तो इसराइल का जोग्राफिया बदल जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जंग में ईरान का शामिल होना खारिज अज़ इम्कान नहीं है। उधर इसराइली जहरियत पर मगरबी मीडिया की जानिबदाराना कवरेज इस्लामोफोबिया को हवा दे रही है। अमरीकी रियासत इलिनॉय में 71 साला अमरीकी मालिक मकान ने मुसलमान ख़ानदान पर छुरी से हमला करके 6 साला बच्चे को कत्ल और माँ को जख्मी कर दिया। 6 साल का बच्चा। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें आजकल हो रही है ना, ये लोगों को ऑब्वियसली उनके सेंटिमेंट्स को राइल अप कर रही हैं। तो बड़ी स्टार्क किस्म के डिफरेंसेस हो रहे हैं। जो फ़लस्तीनियों की साइड पे हैं, जो ऑब्वियसली मुसलमान ही हैं वो तो हैं, बाकी सारे इट्स लाइक पोलर ऑपोजिट हो चुके हैं। ये जो वाक़या आपने बताया इसकी ज़रा तहकीकात मैंने भी की, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग 6 साल के बच्चे को किसी से क्या तकलीफ होगी। ये मालिक उसी के घर में रहती थी ये फैमिली, और मालिक मकान ने 26 वार किए हैं उस बच्चे को उस चाकू के मारने के, क्योंकि वो मुसलमान था और कितने सालों से साथ ही रह रहे थे। वैसे तो ये इस वक्त जो मिडल ईस्ट में हो रहा है, ये सारों की एक सेंटिमेंट जो है उसको दोबारा से जगा रहा है, जो कि इट्स स्केरी, क्योंकि लोगों की असलियत भी जो है वो बहुत ज़्यादा सामने नजर आना स्टार्ट हो गई है। वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कुसूरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कुसूरी साहब शुक्रिया। कुसूरी साहब, इसराइली जहरियत अब बाकायदा नस्ल कुशी की सूरत इख्तियार कर चुकी है। गज़ा को पहले लोग जेल कहते थे, अब तो लिटरली एक इज्तिमाई कब्र की सूरत बन रहा है ये इलाका। संगीन जंगी जराइम देखते हुए भी दुनिया खामोश तमाशाई से ज़्यादा और कुछ एक्ट नहीं कर रही है। क्यों? आपको लगता है कि इसी तरह चलेगा या
होश आएगा लोगों को? देखिए, पहली बात तो यह है, बदनसीबी है कि जब यूनाइटेड नेशंस बनी थी लीग ऑफ नेशंस के फेलियर के बाद, तो ये ख्याल था कि वो ज़्यादा अवाम की, बैनुल-अक़वामी बरादरी की नुमाइंदगी करेगी। हुआ ये कि जो यूनाइटेड नेशंस जब बनी तो जो फातेह कौमें थीं उनको वो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स बन गए और बाकी दुनिया की को ख़ास उसमें परवाह नहीं की गई और वीटो पावर उनको दी गई। तो चुनाचे हुआ ये कि जो सिक्योरिटी काउंसिल का रोल होना चाहिए था कि जंगों को रुकवाए, ह्यूमन राइट्स में अगर वायलेट हो रहे हों जंग में, उनमें इंटरवीन करे या कम से कम को मॉरल किरदार अदा करे, वो सारा वीटो की नज़र हो गया है। लेकिन बहरहाल यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज़ हैं जो मदद करती हैं। उनकी रेफ्यूजीज़ एजेंसी है जो ऑलरेडी फ़लस्तीन में मौजूद है, उनके ऊपर बमबारी भी की गई है। उनके कई डॉक्टर्स भी हैं हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो शहीद हो गए हैं, बल्कि 10-12 बंदे शहीद हुए हैं यूनाइटेड नेशंस के वहाँ। तो इसलिए ये भी कहना है कि कोई रोल नहीं, वो भी गलत है। हाँ, बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है, मैंने आपको वजह बता दी है, जहाँ उनके कौमी मफादात होते हैं बोलते हैं, बस ये आलमी मफादात ही हैं उनके, जिसके लिए बहुत कम बोल रहे हैं एक्चुअली। और बड़ी अच्छी तरह डिविजन्स नज़र आ गई कि कौन इनके साथ हैं, इजराइलियों के साथ, कौन फ़लस्तीनियों के साथ हैं। और यूनाइटेड नेशंस का जो आपने जिक्र किया, एक वो लिटरली एक स्टेटमेंट जारी करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। ऑन द ग्राउंड जितना काम करते हैं लेकिन उससे कई ज़्यादा करना पड़ेगा, लोगों को माइल करना पड़ेगा, हुकूमतों को माइल करना पड़ेगा कि रोकें, इस चीज़ को ख़त्म करें। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा हो नहीं रहा। हम बात भी कर रहे थे इसी तनाज़ुर में, एक दफ़ा एक वाक़या ये सामने आया कि अमेरिका में एक शख्स ने एक 6 साल अमेरिकी बच्चे को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वो मुसलमान था और फ़लस्तीनी निजात भी था। तो क्या हम इस्लामोफोबिया की एक नई लहर जो है वो उठती देख रहे हैं, या एक्चुअली कभी इस्लामोफोबिया ख़त्म ही नहीं हुआ था? ये है बदकिस्मती की बात, क्योंकि जो पॉजिटिव साइड है वो ये है कि यूरोप और अमेरिका में हर जगह पे आपको डेमोन्स्ट्रेशंस नज़र आ रहे हैं फ़लस्तीनियों के हक़ में, जिससे अमेरिकन हुकूमत बहुत नाराज़ है और उसने डराने धमकाने की भी कोशिश की और ये भी इम्प्रेशन उनको देने किया जो ऑर्गेनाइज करते थे डेमोन्स्ट्रेशंस कि तुम्हारी नज़र में हो। इसी तरह यूरोप के ममालिक में ये हुआ है कि जर्मनी में हुआ, और अभी बहुत बड़े डेमोन्स्ट्रेशन ऑस्ट्रेलिया में हुए, मेलबर्न में हुए, सिडनी में हुए। तो बहुत डेमोन्स्ट्रेशन फ़लस्तीनियों के हक़ में भी हो रहे हैं। इससे जो शिद्दत पसंद यहूदी हैं वो अपना लगता है को बैलेंस खो बैठे हैं। जो अमेरिका में जो उन्होंने बुज़दिलाना हमला किया है जिसमें एक बच्चा शहीद हो गया है, ये आपको उस चीज़ की अक्कासी करता है कि उनको भी ये नज़र आ रहा है कि दुनिया उनके, हालांकि शुरू में अब के पहली दफ़ा जब से 75 साल 1949 से पहली दफ़ा उनकी कैजुअल्टीज़ हुई हैं इजरायली की, तो उनको बहुत गुस्सा है और जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको भी गुस्सा है। तो ये बहुत बदकिस्मती की बात है। इसीलिए अमेरिका को रोल अदा करना चाहिए कि ये जंग ना फैले। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा जो गए हैं उन्होंने 4 मुल्कों का दौरा भी किया है और उन्होंने ये वाज़े तौर पे कह दिया है अपने इंटरव्यू में कि ये 2-3 दिन की बात है, अगर जुल्म ना किया तो इसके बहुत दूर जो इजराइल समझ नहीं सकता ऐसे इसके नताइज होंगे। ये दुनिया के मफाद में है कि अब ये जंग ना फैले, लेकिन वो तभी होगी ये ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोला जाए। ये दुनिया का कोई कानून, अगर जंग भी हो तो जंगों के भी कानून होते हैं, को आपको इजाज़त नहीं देता कि आप रोटी बंद कर दें, पानी बंद कर दें, मेडिकल सप्लाईज बंद कर दें। हमने तो ये देखा था कि पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम, पाकिस्तान इंडिया वॉर्स में रेड क्रॉस को और उनका जहाँ झंडा लगा होता था कोई हमला नहीं करता था। इजराइल ने तो तमाम जो है इस सिलसिले में ह्यूमैनिटेरियन लॉज ऑफ वॉर सारे वायलेट किए हैं और इसमें कोई शक ही नहीं है कि कई ऐसी इसमें क्राइम्स कमिट की हैं जो कि अगर एक फेयर सिस्टम हो तो वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जा सकते हैं। एब्सोल्युटली। शदीद
वायलेशन ऑफ लॉज हैं, वॉर क्राइम्स कमिट किए गए हैं इजराइल की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका कसूरी साहब। लेकिन ये जो सारी आप बातें कर रहे थे बेसिकली कि कॉरिडोर एक ह्यूमैनिटेरियन बनाया जाए एंड ऑल दैट, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट इवन एक्सपेक्ट कि इजराइल इन चीज़ों को ऑनर करेगा। जिस तरह वो रिटेलिएट उन्होंने किया है, जो अंधाधुंध बमबारी हो रही है, जो कि रेजिडेंशियल एरियाज को टारगेट करके ख़त्म किया जा रहा है, यू थिंक कि कोई ह्यूमैनिटेरियन, वो तो चाहते हैं कि ख़त्म हो, सफाई हस्ती से मिट जाए, वो तो मिट जाए ना उनको, वो तो ऑलरेडी उनकी स्पेस, उनकी जगह सब कुछ ले चुके हैं ओवर द ईयर। पता नहीं तो अब तो उनको बड़ा अच्छा ही लग रहा होगा कि निकलो यहाँ से। दहाइयों से जुल्म हो रहा है फ़लस्तीनियों पे, लेकिन जो एक हफ्ते को हुआ उनके साथ, हफ्ते की सुबह आदि शब को, उसका बदला हर इंसान, हर जानदार इंसान, बूढ़े, मर्द, औरत, बच्चे, बच्ची, सबसे लेना है। और वो ले जो हम साथ साथ दिखा रहे हैं अब्दुल्ला, ये घर में दुआ हो रही थी, ऑब्वियसली आपको पता ही है वहाँ हालात क्या है। उस घर के ऊपर बमबारी हो रही है, ये रेजिडेंशियल ब्लॉक्स है। तो अब ये देख लें, ये कोई उन लोगों की कोई सेंसिटिव एरियाज, कोई मिलिट्री, कोई नथिंग। इजरायली जो हैं इस वक्त फ़लस्तीनियों के अस्पतालों को बम कर रहे हैं, घरों को कर रहे हैं, वाटर सप्लाईज को कर रहे हैं, यानी जहाँ जहाँ पानी नहीं है, खाना नहीं है, पेट्रोल नहीं है। अब सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे, एक खातून ने अपना डेली रूटीन, आपको पता है ना, ये जो ब्लॉगर्स होती हैं पर्टिकुलरली ख़वातीन, वो सुबह उठ के ये करती हूँ, वो दुनिया की अटेंशन दिलाने के लिए ये कह रही थी कि मैं चूँकि गज़ा में रहती हूँ, इसलिए मैं रात शाम ढले ही सोने की या बच्चों को सुलाने की कोशिश करती हूँ, और दरवाजे के साथ ही हम सोते हैं, और जूते भी हमारे साथ होते हैं, हमारे सबके साथ साथ सिरहाने, एक बैग पड़ा होता है, डे प्लान बताते हैं, बैग पड़ा होता है कि कभी भी हम पे बम गिर सकता है या हमें इस बिल्डिंग को खाली करना पड़ सकता है, कि हम बस चप्पलें पहने, इस बैग में पानी की बोतल वगैरह और ये कुछ है, और हम भाग जाएं। ये हमारी ज़िंदगी है। इसी तरह हम सोशल मीडिया पे अगर आप लोगों को भी ये लग रहा है कि आपके साथ भी हो रहा है, तो ज़रूर हमें लिखें, क्योंकि इसको भी हम ज़रा इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि बहुत से लोगों की इन सपोर्ट ऑफ फ़लस्तीन जो ट्वीट्स हैं या कोई रील्स हैं वो अपलोड नहीं हो रही, वो कम्युनिटी गाइडलाइंस की नजर हो रही है। कम्युनिटी क्यों भाई, मतलब दूसरी साइड कर सकती है जो करना है, और ये कम्युनिटी जो हो रहा है हाल फ़लस्तीनियों के साथ, यानी सोशल मीडिया पे भी ना दिखाया जाए, तो इस पे भी एक प्रोटेस्ट जो है वो डेफिनेटली बनता है। अच्छा, कुछ एक दो चीज़ें हैं, आप अपना इज़हार ख्याल ज़रूर कीजिएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने क्रिकेट समेत 5 खेलों को लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में शामिल करने का फैसला कर लिया। ये होंगे 2028 में अमेरिका में। अभी तो आपको पता ना। अच्छा, वैसे एशियन गेम्स भी अगर किसी को नहीं पता तो हमारे पास क्रिकेट था, लेकिन हम उसमें कुछ नहीं कर पाए, सो पता नहीं ओलंपिक्स में क्या होगा सिलसिला। 2028 में होने वाली ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट T20 बाय द वे फॉर्मेट में खेली जाएगी। बड़ी टेंशन हो रही है, क्या हम उसको भी उतना ही सीरियसली लेंगे? मतलब हमारी ए टीम जाया करेगी उसमें खेलने के लिए। थिंकिंग जहां आपको ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल मिलने का चांस है, जाएगी ए टीम ही जाएगी, कोई भेजना चाहिए। क्रिकेट के अलावा बाकी 4 खेलों में कौन कौन सी हैं जी? बेसबॉल है, सॉफ्ट बॉल है, फ्लैग फुटबॉल है, स्क्वॉश है, सो ये सारी खेलें शामिल की गई हैं, और क्रिकेट T20 फॉर्मेट के मुताबिक खेला जाएगा। या तो हमारी टीम जाएगी ओलंपिक्स के लिए, या फिर ओहदेदार जो है ना हमारे सारे वो पहुंच जाएंगे कि पहले हम तो पहुंचे, क्योंकि अक्सर हमने अपने स्पोर्ट्स में ये देखा है कि 2 प्लेयर्स जा रहे होते हैं तो 6-7 कंटिंजेंट हमारा जरा बड़ा हो जाता है। क्या हो गया, थोड़ा सा हो जाता है बड़ा हमारा कंटिंजेंट। पाकिस्तानी टीम है बेंगलोर में मौजूद, और वहाँ पे आज से ग्राउंड में प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ किया जाएगा। अगला मैच हमारा ऑस्ट्रेलिया से है, लेकिन अभी उसमें 3 दिन बाकी हैं, तो इसलिए काफ़ी प्रैक्टिस की जा सकती है। लेकिन कुछ लोग आजमाए जा सकते हैं, कुछ लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई बता दो, खुदारा बता दो, टीम के लिए बता दो, ठीक हो तो खिलाएंगे, नहीं तो प्लीज़ आराम कर लो। टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो उनसे पूछ लेते हैं कि उस दिन क्या हुआ था जिस दिन हम जीतना, बहुत ज़ोर का जीतना चाह रहे थे जी। पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जो मैच हारा, हम पूछना चाहते हैं आपसे एक्चुअली कि आपकी नज़र में किस चीज़ को आप रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? वॉज इट द बैटिंग या बॉलिंग, या फिर आई एम सॉरी टू से बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रेशर नहीं हैंडल कर सके? जी डेफिनेटली देखे, ना ही बैटिंग वजह से हारा है, ना ही बॉलिंग की वजह से हारा है, और अपनी जो अप्रोच थी, जो जिसको हम इंटेंट कहते हैं, उसकी वजह से हारे हैं। और मैं समझता हूँ जिस तरह की पाकिस्तान की टीम है, इस तरह की कभी भी नहीं खेली और ना ही खेलना चाहिए। ये बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। जितने भी यंगस्टर्स हैं स्पेशली देख रहे हैं जो पाकिस्तान में, अगर वो देखेंगे कि पाकिस्तानी टीम इस तरह खेलती है, क्रिकेट है इसका नाम है, तो ऐसी क्रिकेट से बेहतर है कि आप पॉजिटिव खेलें और मैसेज अच्छा दें। बेशक लड़के हारें, सभी यही कह रहे हैं, पर ये है कि पाकिस्तान को इस अंदाज से नहीं खेलनी चाहिए क्रिकेट। जब अपनी शॉट्स आप ब्लॉक कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी विल पावर में कमी है।
और हल्की टीमों के खिलाफ आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, जहाँ अच्छी टीम आई वहाँ पे आप बिल्कुल अपनी शॉट्स ब्लॉक कर लेते हैं, तो ये अच्छा साइन नहीं है। पॉजिटिव खेले, खुल के खेले, जिस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट खेलती जो है। किसी ने आगे निकल कर जो बॉलर उनके चैलेंज कर रहे थे, कोशिश ही नहीं की आगे निकल कर खेलने की। अच्छा, अहमदाबाद में चूँकि मैच हुआ और सर्टनली वहाँ के क्राउड की मैं तो हमेशा ही बात करूँगा, कोई कहे कि ना करें लेकिन करनी तो चाहिए। इंडिया में आपने भी बहुत सारे मैचेस खेले, एक नेचुरल होता है जो भी टीम खेल रही होती है, होम क्राउड हो तो वो उसको सपोर्ट करता है, वो 100 दफ़ा करें अपनी टीम को सपोर्ट, लेकिन दूसरी टीम को नीचा दिखाना, उनके खिलाफ नफरत अंगेज नारे लगाना, आवाज़ें कसना, ये भी आप लोगों के ज़माने में होता था? मतलब एक जंग का माहौल ही बना देना। ये देखिए, हमने भी बड़ी इंडिया में मैचेस खेले हैं और हमेशा वहाँ का इंडिया का क्राउड ऐसा ही रहा है और इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। और ये वर्ल्ड कप के मैचेस है, 2011 में भी ऐसे ही था, तो हमें ही पता था कि क्राउड हमें सपोर्ट नहीं करेगा, पर आपको अपनी एबिलिटी पे यकीन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं, आप बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में अच्छा कर सकते हैं, इंडिया को हरा सकते हैं। तो ये तो साइड की बातें हैं कि जी क्राउड सपोर्ट नहीं कर रहा तो उन्होंने ये टिकटें नहीं दी उनको, तो ये ऐसा कर दिया, ये मैटर नहीं करती इस लेवल पे। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ता है। बात ये है कि आपने पहले ही प्लान कर लिया था कि पहले बॉलिंग करने का, तो आपको हमेशा सेकंड ऑप्शन भी रखनी चाहिए कि आप पहले बैटिंग भी कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि अफगानिस्तान की टीम भी इंडिया के खिलाफ पहले बैटिंग की है उन्होंने, तो उन्होंने 272 रन किए थे। तो पाकिस्तान टीम तो बेटर टीम है, तो अगर भी ये 300 सवा 300 करीब करते तो इंडिया को प्रॉब्लम हो सकती थी। अच्छा, साथ साथ अब ये भी बता दें कि पाकिस्तान अब ऑस्ट्रेलिया का बेंगलोर में सामना करेगा और इसके अलावा जो बाकी मैचेस रह गए हैं उनमें चेन्नई में भी मैच है, बेंगलोर में फिर से है, कोलकाता में भी है। आपको लगता है कि वहाँ का क्राउड, इन जगहों का जो क्राउड है वो हैदराबाद वालों की तरह कुछ धीमा होगा या फिर उतना ही जितना हम जारहाना टाइप ऑफ क्राउड देख रहे हैं वो ही मिलेगा इनको? या अहमदाबाद की तरह होगा या हैदराबाद की तरह? बेसिकली वन साइडेड या फिर फेयर होंगे? जी, चेन्नई, बेंगलोर, कलकत्ता में पाकिस्तान के मैचेस हैं और पाकिस्तान को ये भूलना नहीं चाहिए कि आप इंडिया में खेल रहे हैं। डेफिनेटली वहाँ पे जो मुस्लिम होंगे वो तो सपोर्ट करेंगे और जो इंडियन मैच देखने आएंगे वो डेफिनेटली दूसरी टीमों को सपोर्ट करेंगे, पर ये मैटर नहीं करता सपोर्ट करें या ना करें। आपने अच्छी क्रिकेट खेलनी है। आप जब पॉजिटिव खेलते हैं, अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, तो जो सपोर्ट ना करना चाहते हैं तो वो भी आपको सपोर्ट करते हैं। तो ये मैसेज होना चाहिए, आप जीतें, दिलेरी से जीतें और अच्छी क्रिकेट खेल के जीतें। ये है पाकिस्तान के लिए। क्राउड और दूसरी चीज़ों को भूल जाना चाहिए। दैट्स वेरी ट्रू। ये ना भूलें कि एक्चुअली खेल किधर रहे हैं तो क्राउड कैन टर्न एनीवे एंड ऑल्सो क्राउड से क्या लेना देना भी, अपनी गेम खेलें आप। बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक हमसे बात करने का। क्रिकेट तो हो ही रही है, लेकिन जो खुशकिस्मत चंद लोग हैं, एक तो हमारी टीम ज़ाहिर है गई हुई है वहाँ पे खाने शाने एंजॉय कर रहे हैं और चंद जर्नलिस्ट्स को वीज़ा मिला है। वैसे जर्नलिस्ट्स को वीज़ा मिलने के बाद हमने भी शायद वो बात करना, हाँ खाने नहीं गई, हाँ हमें याद कराना पड़ रहा है ना, हमें याद करना पड़ रहा है, कराना पड़ रहा है या करना पड़ रहा है। जर्नलिस्ट को वीज़ा मिलने के बाद हम ये भूल ही गए कि कुछ फैंस का भी हक है। कुछ ज़का अशरफ साहब जब गए थे तो ये भी बात की थी कि भाई फैंस को भी वीज़ा जारी किया जाएगा, लेकिन अब तक उस सिलसिले में कोई डेवलपमेंट नहीं। अच्छा, अतीक से जब हमारी पहले बात हो रही थी ना, तो उन्होंने हमारे लिए एक पूरा पैकेज बनाया है, एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें वो खाने जिनके बारे में हम बोल रहे हैं, उन्होंने एक ही दफ़ा इस रिपोर्ट में मैं डाल देता हूं। बेंगलोर जो है ना, उससे हमारी खास उनसीयत इसलिए भी है क्योंकि वो दीपिका पादुकोण का शहर भी है। जी, तो वापसी पे अतीक से कहें कि उनको लेते हैं। यहाँ पर गांधी रोड के ऊपर मौजूद हैं और रसा पका यहाँ का एक रेस्टोरेंट है, प्रो वेजिटेरियन यहाँ पर जो है फूड मिलते हैं, डोसा, मसाला डोसा, इडली, वड़ा पाव। चलते हैं अंदर, उनको भी बताते हैं कि क्या दिख रहा है और किस तरह पक रहा है और खा के भी आपको दिखाएंगे कि टेस्ट कैसा होता है। डोसा, इडली, वड़ा और सांभर यहाँ की खास भोजन है। मसाले डोसे की मांग ज्यादा नजर आती है, जिसके दरमियान आलू की भुजिया रखी जाती है और फिर मुख्तलिफ चटनियों के साथ इसका भोजन किया जाता है। तो मेरा ये डोसा और ये थाली साउथ इंडियन, और उसके बाद फिर ये आगे मेरा इडली और वड़ा। और इसको खाना किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे साथ लोकल मौजूद है वो मेरी हेल्प करेंगे, क्योंकि इतनी सारी इसमें चटनी है, किस तरह खाया जाएगा। इसको साइड से तोड़ा जाए, सबसे पहले बीच से सेंटर में, क्योंकि इसके सेंटर में मिसाला है। ओए होए होए होए,
डोसा हो, इडली हो, वड़ा हो, इन सब में सांभर का बड़ा अहम किरदार होता है और सांभर के बगैर मज़ा नहीं आता। तो एक और मार्का मेरा ख्याल है हमारे लिए, आपको बताएंगे कि क्रिकेट वर्ल्ड कप का बुखार जो है वो उसको एक तरफ कर दें कि दुनिया भर में फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी खेले जा रहे हैं, जिसके लिए कंबोडिया की टीम इन दिनों पाकिस्तान में। बाय द वे, डिड यू नो दैट? सालों बाद मुझे लगता है कि कुछ फुटबॉल से जुड़ा कुछ हो रहा है, 8 साल बाद ऑलमोस्ट। तो फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर पाकिस्तान और कंबोडिया की टीमों के दरमियान दूसरा मैच जो है वो आज दिन 2 बजे जिना स्टेडियम इस्लामाबाद में खेला जाएगा। हाँ, ओके, ठीक है। और इससे पहले 12 अक्टूबर को दोनों टीमों के दरमियान खेला गया मैच बगैर किसी गोल के बराबर हो गया था। अच्छा, बगैर किसी गोल के बराबर होना तो दैट इज स्टिल ओके। अगर उनका हो गया और हमारा नहीं तो दैट्स ऑब्वियसली देन वी लूज। कौमी फुटबॉल टीम माजी के बरक्स ताज़ा दम और प्रोफेशनल नज़र आ रही है और कुछ बरतानवी निजात पाकिस्तानी भी टीम का हिस्सा है और नए कोच का साथ भी टीम को हासिल है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पाकिस्तान फुटबॉल टीम इस बार वर्ल्ड कप क्वालिफाई में अच्छी कारकर्दगी अगर दिखाए तो क्या बात ज़बरदस्त हो जाए, लेकिन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की गैर संजीदगी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफाइंग राउंड के लिए पाकिस्तान आने वाली कंबोडिया टीम जिस तरह इस्लामाबाद में इस्तकबाल हुआ वो इंतहाई शर्मनाक था। लिटरली मेहमान टीम के खिलाड़ियों और उनका सामान होटल ले जाने के लिए पीरवदाई से लोकल कोस्टर और शेजोर ट्रक पकड़कर शर्मनाक अंदाज में काम चलाया गया। आप देख सकते हैं ये मनाजिर देखें। मैं शॉक में चली क्यों, मुझे लगा कि हम कहीं और के विजुअल्स एकदम से हमने लगा दिए हैं, बट व्हाई? ये देखिए ना, इस तरह से हम मतलब ये तो घरों की जब शिफ्टिंग होती है ना इधर से उधर तब इस तरह से तब भी इससे वैसे बेहतर मामला ही होता है, लेकिन व्हाई डू वी डू दीस थिंग्स, ये एक सवाल बनता है ना। और माजी में ऐसी ही हरकतों की वजह से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है ना बैन भी हो चुकी है, लेकिन हम क्या है, हमने तो नहीं सीखना, हम तो ऐसे ही रहेंगे। ईसा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर कैप्टन है पाकिस्तान के। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपसे यही पूछ लेते हैं, वैसे दिल तो चाह रहा है आपसे पूछें कि इधर क्या हुआ था, लेकिन दैट यू हैव गॉट नथिंग टू डू विद दैट। बताएं कि पाकिस्तान में कई साल बाद एक इंटरनेशनल टीम आई है, कंबोडिया का आना पाकिस्तान फुटबॉल के लिए कितना अहम है? जी हाँ, बिल्कुल खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में 12 साल बाद एक नेशनल टीम जो है ना कंबोडिया का वो पाकिस्तानी सरजमीन पे इंटरनेशनल मैच खेल रहा है और पाकिस्तानी फुटबॉल शौकीन के लिए एक खुशाइन बात है, उनको एक इंटरनेशनल मैच देखने को मिलेगा। और ख़ासकर जो हमारा मौजूदा जो नेशनल टीम की जितनी भी करंट प्लेयर है वो पाकिस्तान सरजमीन पे पहला इंटरनेशनल मैच खेल रहा है, क्योंकि तकरीबन 12 साल पहले जो मैचेस हुआ था उस वक्त हम लोग खेल रहे थे। तो ये जितने भी प्लेयर्स हैं इनके लिए भी खुशाइन बात है और पाकिस्तानी फुटबॉल शौकीन के लिए खुशाइन बात है और इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि पाकिस्तान यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेगा। तो शौकीन के लिए एक खुशी की बात है कि उनको एक लाइव मैच जिना स्टेडियम में मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान फुटबॉल के लिए एक अच्छा कदम साबित हो। अच्छा, अब खेल की बात करें तो क्वालिफाई के लिए पाकिस्तान को कंबोडिया से खेलना है। रैंकिंग में हम बहुत ज़्यादा दूर टीमें नहीं हैं, तो क्या पाकिस्तान की मौजूदा टीम आपको ऐसी पोजीशन में नज़र आ रही है कि जीत जाए कंबोडिया से? हाँ बिल्कुल, कंबोडिया और पाकिस्तान की रैंकिंग में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है और तकरीबन दोनों बराबर की टीमें हैं। और ख़ासकर जो पाकिस्तान है वहाँ पे जो मैच खेला है बहुत ही अच्छा मैच खेला है और वहाँ की उनकी क्राउड के बीच में और उनके होम ग्राउंड पे पाकिस्तान ने जो मैच ड्रा खेला है तो एक अच्छा रिजल्ट है मेरे ख्याल से। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम में इतनी सलाहियत है और पाकिस्तान टीम की जो कोच है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि फुटबॉल में 75% कोच का किरदार होता है। तो अल्लाह मेरे ख्याल से जो लास्ट जो मैच खेला है पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छा मैच खेला है और डिफेंसिव खेला ज़रूर है मगर डिफेंस बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम में इतनी सलाहियत है और पाकिस्तानी प्लेयरों में इतना स्पिरिट है कि अपने होम ग्राउंड पे इंशाल्लाह कंबोडिया को जीत जाएगा। उम्मीद तो हमें भी है। बहुत शुक्रिया आपका ईसा खान साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। आई एम सॉरी, आई एम स्टिल स्टक कि जब कंबोडिया की टीम आई है तो हमने उनका सामान किस तरह लिया है। मतलब हम पाकिस्तान एक बड़ा ही प्रोग्रेसिव किस्म का मुल्क है, एक दफ़ा दोबारा देख लें। और ये बार बार हम इसलिए दिखा रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए भाई, ये कौन अरेंज करता है इस किस्म की चीज़। एक तो मुश्किल से हमारे यहाँ कोई फुटबॉल मैच हो रहा है जिसमें शायद हम क्वालिफाई करें शायद ना करें, लेकिन इस्तकबाल जो दिया जा रहा है कुछ तो दुनिया के साथ चलने की कोशिश करें। एंड अब्दुल्ला बात ये ऑफिशियल्स वो देखें खुद उठा के डाल रहे हैं। अब्दुल्ला बात ये है कि इट्स नॉट एज इफ कि जी हमें पता नहीं है कि ये चीज़ें बेहतर किस तरह होती हैं। तो क्या हम दुनिया में ट्रैवल करते हैं, यही लोग पैसे लेके ट्रैवल करते हैं।
मतलब जब 2-2 प्लेयर जा रहे होते हैं और 6-6 पूरी मैनेजमेंट जा रही होती है, तो तब आप लोगों का इस्तकबाल किस तरह होता है वहाँ, जो आप पूरी टीम को इस तरह वेलकम कर रहे हैं? दिस इज रियली सैड एंड क्वाइट पैथेटिक एक्चुअली। और ये कंबोडिया की नेशनल टीम है, कोई क्लब लेवल टीम नहीं है। वैसे कोई भी हो, मेहमान तो मेहमान होता है। आपके घर भी कोई आ रहा होता है ना, तो आप इज्जत का काम करते हैं। मतलब ये सर उतारने वाली बात क्या कर रहे हैं? किसी तरीके से उसको घर लेके आए। उनका नाम है ट्रांसेंडेंट, जो आपको याद करना पड़ेगा। और फिल्म के प्रोड्यूसर और फिल्म की हीरोइन हमारे साथ मौजूद हैं, हिना चौधरी एंड तलहा मसूद, और राइटर भी हैं बाय द वे। तलहा एक अफसर हैं FPR में, और इन्होंने सोचा अपने दीगर महकमे वालों को कन्विंस किया कि हमें एक फिल्म बनानी चाहिए टू टेल द ऑडियंस एंड पीपल कि हम असल में करते क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? प्रीमियर भी हो गया, ऑब्वियसली बहुत से लोग भी आए हुए हैं, उनको क्या इनसाइट्स ऑफ हाउ इट वर्क्स पता चल रहा है? जब पब्लिक देखेगी तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? एब्सोल्युटली, क्योंकि हमारा हुमा इंटरफेस नहीं है आम लोगों के साथ। हम लोग का क्लाइंटेल है वही लोग हैं जो कि जिनको हम पकड़ लेते हैं, या वो टैक्स नेट में हमारे पास आते हैं, या कोई कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं। ये बेसिकली दिखाने का मकसद ये है कि हमारी अपनी बड़ी महदूद रिसोर्सेज में हमारे ऑफिसर्स कैसे काम करते हैं, उनको क्या रियल लाइफ चैलेंजेस आते हैं उनके सामने, प्लस हमारे सामने कौन खड़ा होता है, हम किसका मुकाबला कर रहे हैं। इट्स नॉट इजी टू बी अ टैक्स कलेक्टर इन दिस कंट्री। और ये इस फिल्म में कोई मुकाबला भी हो रहा है इस तरह का? एब्सोल्युटली, देयर इज़ अ क्लैश जो कि एक टैक्स एवेडर का या जो डिफ़ॉल्ट पे चला गया उसका और एक ऑफिसर का है। सो बेसिकली अगर आप मुझसे सिनॉप्सिस पूछें तो ये एक अफसर की कहानी है जो एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से भी निपट रहा है, और उसके साथ साथ वो प्रोफेशनली एक बहुत चैलेंजिंग केस भी उसको दिया जाता है। सो साइमल्टेनियसली वो अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम के साथ साथ अपने इस करियर प्रोफेशनल उसको ऑन द वेरी डे कैसे उससे लड़ रहा है। बेसिकली दिस फिल्म टेल्स अबाउट दैट। और अब वी कैन इमेजिन, क्योंकि हमने ये खुद भी सुना है, देखा है कि जो टैक्स ना देना चाह रहा हो, और बहुत बड़ी कंपनियां हैं, शख्सियात हैं, वो बड़ा इंटिमिडेट भी करती हैं फिर अगर टैक्स कलेक्टर्स वगैरह को। तो यस एब्सोल्युटली। अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई बंदा कहे मैं टैक्स नहीं देता, उसके साथ बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कनाइव कर जाते हैं, जिस फिल्म में हमने ये भी दिखाने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स, अगर बैंक में पैसा पड़ा हुआ है और बैंक की ये जिम्मेदारी है कि वो हमें बताए, जो कि उनको पता भी है, और वो टैक्स पेयर को पहले ही इन्फॉर्म कर दे कि जी आपकी तो रिकवरी होने वाली है, और वो अपना पैसा निकाल ले। ऐसा बहुत फ्रीक्वेंट है हमारी नौकरी में। इसके अलावा जब आप बड़ी रिकवरी के लिए जाते हैं या किसी बड़े आदमी पे हाथ डालते हैं, ऑब्वियसली उनकी लीगल टीम, लिटिगेशन का एक बड़ा रिगरस किस्म का प्रोसेस है जिस पे वो फंसा देते हैं, और हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, ऑब्वियसली जो उसका एपेलेट फोरम है वहाँ से स्टे ले आते हैं, और हमारी पूरी की पूरी मेहनत जो है वहीं पे रुक जाती है। हम 2-2 महीने, 2.5 महीने ये केस बनाते हैं, एंड देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एन ऑफिसर कि वो अपने काम को प्रोजेक्ट करे। हम अपने काम को बता भी नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैंने किससे कितनी रिकवरी की, वी आर नॉट अलाउड। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिल्म एक ऐसा, हमें लगा कि एक ऐसा मीडियम है जिसके तहत हम थोड़ा बहुत एक आगाही दे सकें, एंड आई थिंक इट्स बियॉन्ड दैट। ये चूंकि आप तो खैर है ही FPR के, एंड यू रोट द होल थिंग, हिना इज एक्टिंग इन इट, एंड ऑब्वियसली हिना आपके लिए भी तो एक नई चीज होगी। हिना को अब सब समझ आ गया होगा। हिना को समझ आ गई है, बिकॉज़ आई वुड लाइक टू नो एज यू नो लेमन। या मेरे लिए बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल नया था, क्योंकि ये करने से पहले मुझे यही लगता था कि मतलब कि बड़ा आसान है इन लोगों के लिए टैक्स लेना, और हम लोग टैक्स दे रहे हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मैंने सबसे पहला इनसे क्वेश्चन ही किया था, मैंने कहा मुझे बताएं, मैं आपको टैक्स दे रही हूँ, मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है। ही वाज लाइक, मेरी ड्यूटी ये है कि मैंने सबसे टैक्स लेना है, बाकी हम गवर्नमेंट को देते हैं चीज़ें, तो मेरी ड्यूटी जो है वो यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी जॉब है। तो लेकिन इसके बाद मुझे ये फ़िल्म करते हुए पता चला कि इनको कितनी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं, कितने हर्डल्स आते हैं इन लोगों के पास, कितने थ्रेट्स आते हैं। बहुत सारी जगहों पे थ्रेट्स भी ऑब्वियसली मिलते हैं। तो मैंने एक्चुअली वही एक पार्ट प्ले किया है जहाँ पे जो इनको हर्डल दिखाया गया है। आप एक हर्डल हैं, मैं एक हर्डल हूँ। इनफ सेड। आज मूवी आप देख सकते हैं, सो इट्स गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब। इट इज आफ्टर दिस शो वी आर गोना ट्रांसेंडेंट। इसको आप ढूंढ लें और आप इसको जरूर देखें। इट्स अ शॉर्ट फिल्म, सो इट वोंट टेक मोर देन 40 मिनट्स, और समझें। So I'm looking forward to it definitely. Talha and Hina, thank you so much. Thank you for the film and for the future projects. So you know what you're doing today? अभी तो 2-3 दिन रहते हैं ना अगले मैच में, तो लिहाजा आपके पास मूवी देखने का टाइम है। Watch it. We're going to see you tomorrow, inshallah. See you.